नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय में व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ रहे हैं हम तिङन्त प्रकरण। तिङन्त प्रकरण में आपने अब तक पढ़ा कि जो तिंग प्रत्यय हैं 18 वे लकार के स्थान पर आदेश होते हैं, और जो लकार के स्थान पर आदेश होते हैं उनकी सामान्य रूप से परस्मैपद पद संज्ञा हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने विशेष रूप से आत्मनेपद संज्ञा को पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा अनुदात्त ज्ञित आत्मनेपदम सूत्र को। जिस धातु का अनुदात्त अच और ग इस संज्ञक होता है उस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं। जैसे अनुदात्त अच इत के उदाहरण में हमने पढ़ा था एद धातु को, और ग इत के उदाहरण में हमने पढ़ा सींग धातु को। और देखिए, जिन धातुओं में हमें आत्मनेपद प्रत्यय लगाने हैं तो दो शर्तें तो हो गई, अनुदात्त अच वाली और ग इत वाली। अब हम दो शर्तें और पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए, सूत्र है स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले। स्वरित यतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। यह सूत्र है कि स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले। देखिए, यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो क्या कहते हैं? यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो स्वरित इत, जिसका स्वरित अच इत हो, और दूसरा है और ये तो जिसका या इत हो, ऐसी धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। देखिए विद्यार्थियों कि कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले, क्या कहते हैं? कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले। इसका अर्थ ये होता है कि यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो, क्या कहा कि यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो स्वरित इत, अर्थात जिस धातु में से स्वरित अच का लोप होता है, और यंत कहते हैं जिस धातु में से या का लोप होता है, ऐसी धातुओं के बाद आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं। चार शर्तें हमने पढ़ी, पहले दो को पढ़ लिया। अब इसमें क्या बताया कि अगर क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो ऐसी धातु हो जिसका अंतिम अच इत संज्ञक हो और वह स्वरित होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई ऐसी धातु है जिसका या इस संज्ञक है तो उस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय प्रयुक्त होता है। देखिए, जैसे यज धातु है,
ये जो यज धातु होती है ये इस प्रकार से होती है, और इस धातु में जो अंतिम आ होता है ज में, यह कैसा होता है? यज धातु जो है इसमें अंतिम जो आ है वह स्वरित है एवं इत है। अतः इस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। ये जो उदाहरण है हमारा, हमको इतना ही लिखना है कि यज धातु में जो अंतिम आ है वह स्वरित है एवं इसकी इत संज्ञा होती है, इसलिए इस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। जब क्रिया का फल किसको मिले? कर्ता को मिले। और अगर क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो उसमें परस्मयी पद प्रत्यय लगते हैं। तो आत्मनेपद जो प्रत्यय होते हैं आपने पढ़े थे कि तंग जो प्रत्याहार है त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं और सानच और कानच भी होते हैं, किंतु यहाँ हम तंग प्रत्याहार के प्रसंग में पढ़ रहे हैं। तो जो तंग प्रत्याहार होता है उस तंग प्रत्याहार के जो प्रत्यय हैं, और ये जो तंग प्रत्याहार के प्रत्यय हैं इनमें देखिए, जैसे हम कहेंगे यज प्लस त, क्योंकि ये जो यज धातु है इसमें जो जा में आ था उसकी इत संज्ञा हुई, और वह जो आ है वह कैसा आ था? वह ऐसा आ था जो स्वरित था। आपने पढ़े 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो स्वरित अच होना चाहिए अंत में, तो इसमें स्वरित अच था और इसलिए यह बन जाता है आपका यजते। क्या बन जाएगा? यजते बन जाएगा। और इसी प्रकार से एक धातु होती है हमारी पच। ये जो पच धातु होती है इसमें भी अंतिम जो चा के बाद आ होता है वह स्वरित होता है, और स्वरित होता है उसकी संज्ञा हो जाती है, और इससे भी कौन सा प्रत्यय लगता है? आत्मनेपद प्रत्यय लगता है, और ये बन जाता है आपका पचते। जब क्रिया का फल स्वयं को मिले तो आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा, और अगर क्रिया का फल दूसरे को मिले तो परस्मयी पद प्रत्यय लगता है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए यज धातु का हम प्रयोग देखते हैं। जब कर्ता को अगर क्रिया का फल मिल रहा है तो इस यज में देखिए अहम यज्ञम यजते, यह जो है, क्योंकि आत्मनेपद प्रत्यय लगता है, कब लगता है? जब क्रिया का फल स्वयं को मिले कर्ता को। कर्तृ अभिप्राये क्रिया फले, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद प्रत्यय होता है, और शर्त कौन सी है? यजते, क्योंकि यज जो धातु है उसमें से अंतिम जो स्वर होता है इस जा में विद्यमान वह कैसा होता है? स्वरित होता है। अब देखिए, अगर हम क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले और ऐसा अगर वाक्य बनाते हैं तो यह जो वाक्य क्या हो जाएगा आपका? अहम यज्ञम यजामि, अहम
देखिए ये हो जाएगा सह यज्ञम यजते, और यह हो जाएगा आपका सह यज्ञम यजति। जब क्रिया का फल दूसरे को मिले तो परस्मैपद पद प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, और जब क्रिया का फल स्वयं को मिले तो आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार से पच धातु है। पच धातु में जब कोई पाचक अपने लिए भोजन पकाता है तो लगेगा आत्मनेपद प्रत्यय, और जब कोई पाचक दूसरे की तृप्ति के लिए भोजन पकाता है तो लगता है आत्मनेपद प्रत्यय। देखिए पच धातु का प्रयोग है, आप लिखेंगे पाचक भोजनम पचते। यह क्या हो गया? आत्मनेपद रूप हो गया। पाचक भोजनम पचते, तो यह क्या हो गया? आत्मनेपद हो गया। और अगर हम परस्मैपदी पद का प्रत्यय लगाएंगे तो यह हो जाएगा पाचक भोजनम पचति। ये ऐसी धातु हैं पच और यज जिनके अंत में जो आ है वह स्वरित है और उसकी संज्ञा होती है, और क्रिया का फल अगर कर्ता को मिलता है तो हम आत्मनेपद में रूप चलाते हैं, और अगर दूसरे को मिलता है तो परस्मैपदी पद में चलाते हैं। इसी प्रकार से स्वयं को मिलता है तो आत्मनेपद में, और दूसरे के लिए तो परस्मैपदी पद में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरी जो शर्त थी, पहली तो हमने पढ़ी स्वरित अच वाली। जिन धातुओं के अंतिम अच स्वरित अच की संज्ञा होती है, ये तो हो गई हमारी स्वरित अच वाली। अब या का लोप किसमें से होता है विद्यार्थियों? अब देखिए कि एक धातु है डुक्रिय करणे, और एक धातु है विद्यार्थियों हिरिया हरणे। दो धातु हैं। अब देखिए इसमें से या का लोप होता है, या इत है, और इसमें से या का लोप होता है, या इत है। अब या इत है तो देखिए डुक्रिय करणे। अब इसमें क्या होता है? ये धातु किस रूप में आ जाती है? हमारी क्री, और ये धातु आ जाती है हिरी, क्योंकि इसमें से या का लोप हुआ है और इस धातु में से भी या का लोप हुआ है, तो ये तो हो गया। अगर क्रिया का फल कर्ता को मिले तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? आत्मनेपद प्रत्यय। और आत्मनेपद प्रत्यय है तो देखिए क्री प्लस ता और हिरी प्लस ता। अब देखिए इस क्री का वाक्य बनाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए यज्ञ करता है तो आत्मनेपद में रूप चलेंगे, आत्मनेपद का प्रत्यय लगेगा। और यदि कोई दूसरे के लिए यज्ञ करता है तो परस्मैपदी पद लगेगा। देखिए अहम यज्ञम करिष्ये, अहम यज्ञम करिष्ये, मैं यज्ञ करता हूं। तो ये करिष्ये है, आत्मनेपद का रूप है, और आत्मनेपद का रूप है तो यह अपने लिए यज्ञ के लिए आएगा। क्यों?
क्योंकि कर्ता का फल क्रिया को मिल रहा है, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, और क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद प्रत्यय लगता है और धातु आत्मनेपदी कहलाती है। और अगर क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तो देखिए परस्मै पद लगता है, अहम यज्ञम करिष्यामि, अहम यज्ञम करिष्यामि, अहम यज्ञम करिष्ये। तो देखिए इसमें तो क्रिया का फल कर्ता को मिलता है और क्रिया का फल दूसरे को मिलता है। देखिए इसमें तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा और इसमें क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद प्रत्यय लगता है, और अगर क्रिया का फल पर दूसरे को मिलता है तो परस्मै पद प्रत्यय लगता है। दो शर्तें हो गई इसमें। पहली बात तो यह है कि अगर क्रिया का फल किसको मिले, कर्ता को प्राप्त हो, पहली शर्त है। उसके बाद इसमें भी क्या है, कोई ऐसी धातु हो जिसका अंतिम स्वर इत संज्ञक हो और या इत संज्ञक हो। कब? जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो ऐसी जो धातु होती हैं उनके बाद आत्मनेपद प्रत्यय लगता है और वे धातु कहलाती हैं आत्मनेपदी धातु। और ऐसी धातुएं जिनमें परस्मै पद प्रत्यय लगते हैं तो वे कहलाती हैं परस्मै पदी धातु, और प्रत्यय कहलाता है परस्मै पद। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। अब देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने जो पढ़ा वह क्या पढ़ा कि व्याकरणाचार्य पाणिनि ने क्या किया कि जो लकार के स्थान पे 18 प्रत्यय आगम हुए थे, आदेश हुए थे, उन आदेश हुए 18 प्रत्ययों को क्या कर दी, परस्मै पद संज्ञा कर दी। और कौन सा सूत्र लगाया, लह परस्मै पदम। और इससे क्या कह दिया कि जो ल के स्थान पर आदेश होते हैं 18 प्रत्यय, उनकी परस्मै पद संज्ञा कर दी। और उसके बाद परस्मै पद संज्ञा कर देते हैं और फिर क्या होता है कि वे ये बताते हैं कि अनुदात्त गित आत्मनेपदम, अर्थात जिस धातु का अनुदात्त अच, अनुदात्त स्वर इत संज्ञक हो और जिस धातु का ग इत संज्ञक हो, दो चीजें बताई, उस धातु के बाद आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। और फिर सूत्र लिखा, स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले, जिस धातु का स्वरित अच इत संज्ञक हो और या इत संज्ञक हो, ऐसी धातु तथा क्रिया का फल कर्ता को मिले तब उन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। ये चार चीजें हो गई और इन चार निमित्त ये कारण हो गए किसके, किसी धातु में आत्मनेपद प्रत्यय लगाने के। अब कोई कहेगा कि भैया ये बताओ कि परस्मै पद प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो व्याकरणाचार्य पाणिनि स्वयं कहते हैं, देखिए अगला सूत्र है, अब देखिए पाणिनि ने कहा है
शेषात् कर्तरी परस्मैपदम्। देखिए क्या कहते हैं आचार्य पाणिनि कि शेषात् कर्तरी परस्मैपदम्, कि शेषात् जो शेष होते हैं, 4 निमित्त बताए थे मैंने आपको भी गिनाए हैं, और उन 4 निमित्तों से जो अलग होंगी, अर्थात जिन नियमों के द्वारा धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय लग रहे हैं उनसे जो बच गया है, अर्थात शेषात्। और कर्तरी कहते हैं कर्तृवाच्य में, कर्ता अर्थ में परस्मैपदम्, परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं, अर्थात जिन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं लगते हैं उन धातुओं के बाद परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं। देखिए क्या कहा कि आत्मनेपद के निमित्त से हीन, आत्मने पद के निमित्त से हीन आत्मने पद के निमित्त से हीन धातु से कर्तरी अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय होते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं पाणिनि कि आत्मने पद के निमित्त से हीन धातु से कर्तरी अर्थ में, कर्तरी अर्थ से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों कर्तृवाच्य, कि कर्तरी अर्थ में, और इसको अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कर्तृवाच्य भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, आप यूं चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कर्तृवाच्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, परस्मैपद प्रत्यय होता है। तो जब आपको पता है विद्यार्थियों कि आत्मनेपद प्रत्यय कौन से हो गए, तंग प्रत्याहार के, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। अब 18 में से 9 गए, और जब 9 गए तो कितने बचे, 9 बचे। कौन से तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों कितने प्रत्यय बचे, हमारे पास बचे 9 प्रत्यय। अब क्या है, ये जो सूत्र कहता है कि आत्मने पद के निमित्त से जो हीन है, अब आत्मने पद का निमित्त किसको कहते हैं, जिस कारण से आत्मने पद प्रत्यय लगे थे। कौन से कारण हैं, देखिए आत्मने पद के निमित्त क्या थे विद्यार्थियों, पहला जो था वह था अनुदात्त इत, दूसरा था गणित, तीसरा था स्वरित इत, और चौथा है विद्यार्थियों या इत। ये जो 4 निमित्त हैं वे कैसे हैं, जिनके आधार पर किसी भी धातु से आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। कैसा प्रत्यय लगता है विद्यार्थियों, आत्मनेपद प्रत्यय लगता है। और
देखिए जिन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं लगते हैं, इसलिए क्या कहा, आत्मनेपद के निमित्त। अब निमित्त तो ये 4 हो गए, से हीन, अर्थात जिन धातुओं में ये 4 शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, उन धातुओं से कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य अर्थ में परस्मैपद पद प्रत्यय लगते हैं। और देखिए ये जो 2 हैं, स्वरित और यत वाला, इनमें एक शर्त और होती है, कौन सी, कर्ता को क्रिया का फल मिले तब। अब देखिए आप लिखेंगे जैसे, और जैसे में आप लिखेंगे भू प्लस तिप, क्योंकि ये आत्मनेपद प्रत्यय है। और आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, प्रकृत सूत्र से कर्तृवाच्य में भू धातु के बाद परस्मैपद संज्ञक तिप प्रत्यय आदेश। अब देखिए प्रकृत सूत्र से क्या होता है, भू धातु के बाद परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय का आदेश हो जाता है, क्योंकि यह ला के स्थान पे आता है विद्यार्थियों, और ला के स्थान पे आता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय का आदेश हो जाता है। इसमें क्या बताया है कि जो ऐसी धातुएं बच गई थी जिन धातुओं में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं लगते हैं, आत्मनेपद के निमित्त से तात्पर्य क्या होता है, जिन धातुओं में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं लग रहे हैं, उन धातुओं में कर्तृवाच्य में कौन से प्रत्यय लगते हैं, परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको सूत्र की व्याख्या में इतना ही लिखना है विद्यार्थियों। अब देखिए अब देखिए विद्यार्थियों, आपने जो तिंग पढ़ा था, अब इस तिंग में आपने कितने प्रत्यय पढ़े थे, 9 प्रत्यय पढ़े थे, सॉरी 18 प्रत्यय पढ़े थे, जिनमें प्रथम जो 9 हैं वे परस्मैपद संज्ञक हैं और दूसरे जो 9 हैं वे आत्मनेपद संज्ञक हैं। देखिए एक सूत्र है तिंगस त्रीणि त्रीणि, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः। देखिए क्या कहता है विद्यार्थियों यह सूत्र, तिंग के दोनों पदों, क्या कहता है देखिए, तिंग
के दोनों पदों परस्मय पद और आत्मनेय पद तिंग के दोनों पदों परस्मय पद और आत्मनेय पद के जो तीन तीन त्रिक के जो तीन तीन त्रिक तीन के समूह हैं, तीन के समूह हैं, उनकी क्रम से एक वचन उनकी क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। देखिए क्या बताया कि तिंग के दोनों पदों परस्मय पद और आत्मनेय पद के जो तीन त्रिक तीन के समूह हैं, उनकी क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। देखिए तीन तीन के त्रिक किस प्रकार से हैं। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ परस्मयी पद। अब परस्मयी पद में आप लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए तिंग जो होता है, तिंग क्या है, एक प्रत्याहार है और तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आ जाते हैं विद्यार्थियों? 18। तो प्रथम 9 तो होते हैं परस्मयी पद और अंतिम 9 होते हैं आत्मनेय पद। तो देखिए तिप, तस, झी, फिर देखिए सिप, थस, थ, मिप, बस और मस। फिर उसके बाद देखिए जैसे हम लिखते हैं आत्मनेय पद। आत्मनेय पद में भी आप क्या लिखेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए ये जो 9 है त, आकाम,
झ, फिर है थास, आथाम, ध्वम, और ये है विद्यार्थियों इट, बही, महिंग। अब देखिए क्या कहा था, तिंग। तिंग से तात्पर्य क्या हो गया विद्यार्थियों, जो तिंग प्रत्याहार है, और उस तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आते हैं, 18। तिंग के दोनों पद कौन से, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। परस्मयी पद ये हो गए 9 और आत्मनेय पद ये हो गए 9। के जो तीन देखिए 3 ये और 3 ये, अर्थात 1 2 3 1 2 3। तो जो 3 ये और 3 ये, 3 के समूह ये, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। तो ये जो त्रिक हैं 1 2 3 1 2 3, और इनमें भी क्या है, 3 प्रत्यय हैं। तो इनकी क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम जो त्रिक हैं उनकी, परस्मयी पद के और आत्मनेय पद के जो 3 प्रत्ययों वाले त्रिक हैं, प्रत्येक त्रिक में 3 प्रत्यय हैं। इस त्रिक में भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसी प्रकार से इस त्रिक में 3 है, इस त्रिक में 3 है, इस त्रिक में 3 है। तो ये जो त्रिक हैं कौन से त्रिक, जिनमें 3 प्रत्यय हैं, उन त्रिकों की क्रम से तात्पर्य क्या है, पहला त्रिक है उसकी प्रथम पुरुष संज्ञा, दूसरा त्रिक है मध्यम पुरुष संज्ञा, और तीसरा त्रिक है उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाती है। आगे होगा विद्यार्थियों समझ में कि तिंग प्रत्याहार के 2 पद जो हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद, उनमें जो 3 प्रत्ययों के 3 त्रिक हैं, 3 प्रत्ययों का एक त्रिक ये हो गया, दूसरा त्रिक हो गया, एक तीसरा त्रिक हो गया। इसी प्रकार से पहला त्रिक, दूसरा त्रिक, तीसरा त्रिक। तो ये जो त्रिक हैं उन त्रिकों में प्रथम त्रिक की प्रथम पुरुष संज्ञा, दूसरे त्रिक की मध्यम पुरुष संज्ञा और तीसरे त्रिक की उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाती है। ये विद्यार्थियों इस सूत्र का मूल अर्थ है। यह एक संज्ञा सूत्र है, यह केवल नाम रखता है कि हम प्रथम मध्यम और उत्तम किसको कहेंगे। यह सूत्र केवल इतना बताता है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट कर दूं। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रतिदिन की परंपरा के अनुसार व्याख्यान के अंत में अब हम 5 प्रश्न लिखेंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं, और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, पाणिनि की व्याकरण का क्या नाम है? का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, आत्मनेय पद के 4 निमित्त कौन कौन से हैं? और उसके बाद तीसरा प्रश्न है,
परस्मयी पद संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? और इसके बाद तीसरा लकार कौन सा है? तथा परस्मयी पद प्रत्यय कितने हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों के जवाब व्हाट्सएप नंबर पर देने हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। क्या करेगा?